एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स का ज्ञान चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स और फिजिक्स को हम बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट, फिजिकल वर्ल्ड एंड द मेजरमेंट। ये फिजिक्स की 11th की फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 10th क्लास में आप सभी ने साइंस के बारे में पढ़ा है। मीन्स साइंस एक कंप्लीट सब्जेक्ट था और उस कंप्लीट सब्जेक्ट को आप पढ़ के आ चुके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये साइंस वर्ड है वो कहाँ से आया है। साइंस वर्ड लैटिन लैंग्वेज से आया। हमारी इंग्लिश के अंदर जो मोस्टली वर्ड्स हैं वो लैटिन और ग्रीक से आए हैं और कुछ वर्ड्स हम संस्कृत से भी लेते हैं। जैसे भ्रातृ से बनता है ब्रदर, मातृ से बनता है मदर, ज्योमेट्री ज्योमिति से बनता है ज्योमेट्री। ये एक मूवी, अक्षय कुमार की मूवी है, उसमें भी ये डायलॉग आया था। तो याद रखना है कि जो साइंस है वो लैटिन लैंग्वेज के साइंटिया वर्ड से आया है और इस साइंटिया का मीनिंग होता है टू नो। किसी भी चीज़ के बारे में जानना, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस। मीन्स किसी भी चीज़ की कंप्लीट स्टडी करना ही साइंस कहलाता है। अब साइंस की कुछ और लैंग्वेजेस भी देखते हैं कि साइंस को हम कुछ और लैंग्वेजेस में क्या क्या कहते हैं। संस्कृत में साइंस को हम विज्ञान कहते हैं, विज्ञान। और अरेबिक के अंदर हम साइंस को इल्म कहते हैं, इल्म। अब संस्कृत में चाहे हम इसको विज्ञान कहें और अरेबिक में इल्म कहें, बट इनका मीनिंग सभी का एक ही होता है, टू नो या फिर नॉलेज। किसी के बारे में जानना या उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। अब साइंस की डेफिनेशन देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट जैसे कि जे.एच. पॉइंटकेयर और आइंस्टीन ने साइंस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी थी कि अगर कोई ये बोल दे कि साइंस क्या होती है, डिफाइन साइंस, तो हम साइंस को डिफाइन कैसे करेंगे। ये तो उसका मीनिंग हो गया टू नो और नॉलेज। उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं। जे.एच. पॉइंटकेयर की डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक कोट देखते हैं और वो कोट क्या है कि जैसे हमने ये सुना कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंके तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उन पत्थर से घर बनाते हो या फिर उनको वापस फेंक देते हो। तो समझदारी किसमें, अब जब पत्थर आ ही गया तो बेटर है कि हम उसको कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ करें। तो जो जे.एच. पॉइंटकेयर का जो साइंस की डेफिनेशन है वो भी इसी स्टोन के ऊपर ही है। तो स्टोन के ऊपर उसकी डेफिनेशन क्या है। तो जे.एच. पॉइंटकेयर ने साइंस को कैसे डिफाइन किया कि साइंस इज बिल्ट अप विद फैक्ट। मीन जो साइंस होती है वो फैक्ट से बनी होती है। कैसे, जैसे घर किससे बना होता है, बिल्ट अप विद स्टोन्स। जैसे घर होता है वो स्टोन से बना होता है, साइंस भी उसी तरह फैक्ट से बनी होती है। बट मेयर कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इज नॉट ए साइंस। बट जो फैक्ट्स को कलेक्ट करना ही साइंस नहीं होती। जिस तरह से स्टोन्स का अगर हम हिप बना दें उसको हम हाउस नहीं बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। तो जे.एच. पॉइंटकेयर ने क्या बताया कि जो स्टोन्स हैं उनके हिप को, उनके ढेर को ही हम घर नहीं बोलते हैं। उनसे घर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोन को एक सिस्टेमेटिक वे में लगाना पड़ेगा, तभी तो उस हिप से होम बनता है। उसी तरह साइंस के अंदर जो फैक्ट्स है अगर हम उनको रैंडमली रख देंगे उससे कभी भी साइंस नहीं बनती है। उन फैक्ट्स को एक सिस्टेमेटिक वे में जब हम लगाएंगे, उन सिस्टेमेटिक वे से क्या बनेगी, साइंस बनेगी। यही जे.एच. पॉइंटकेयर की डेफिनेशन थी। मीन्स कि साइंस इज बिल्ट अप विद फैक्ट्स एज हाउस इज बिल्ट अप विद स्टोन्स। जिस तरह हाउस स्टोन से बना होता है, साइंस भी फैक्ट से बनी होती है, बल्कि सिस्टेमेटिक फैक्ट से। तो इसने इस चीज़ को डिफाइन कर दिया स्टोन्स की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम साइंस को अब एक सिस्टेमेटिक वे से डिफाइन करेंगे। तो साइंस की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी। अब हमसे कोई भी साइंस की अगर डेफिनेशन पूछता है तो उसने किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं लिया, तो हम साइंस को कैसे डिफाइन करेंगे। हम साइंस को डिफाइन करेंगे कि साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टेमेटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज obtained from the observation, verification and experiments.
इसका मीनिंग क्या होगा कि जो साइंस है वो ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब सिस्टेमेटिक वे से हमने उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, एक सीक्वेंस में लगाए हुए सारे के सारे फैक्ट्स। तो वो नॉलेज है जो इसको हमने किससे ऑब्टेन किया, या तो ऑब्जर्वेशन से, मीन्स हम कहीं पर बैठे हैं और हमने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जैसे कि न्यूटन ने किया था कि न्यूटन बुक पढ़ रहा था और उसके ऊपर से एक एप्पल गिर गया, तो उसने वहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ली और उसके अकॉर्डिंग ही उसने लॉ ऑफ मोशन दिया, फिर उसने उसके ऊपर वेरीफाई किया, एक्सपेरिमेंट्स किया। तो इसका मतलब क्या होगा कि साइंस है वो एक ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टेमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज है जो कहाँ से ऑब्टेन हुई है, ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन और एक्सपेरिमेंट्स से। ये साइंस की एक जनरल डेफिनेशन है जिसको हम किसी को भी बता सकते हैं। फिर जो साइंस का मीन्स पूरी की पूरी साइंस का ही सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट आता है, आई होप सबको पता ही होगा और सबके माइंड में आ गया होगा कि वो साइंटिस्ट कौन होगा, आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने साइंस को कैसे डिफाइन किया था, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग साइंस की डेफिनेशन देखते हैं। तो आइंस्टीन ने साइंस को डिफाइन किया था कि साइंस इज एन अटेम्प्ट, साइंस एक कोशिश है, अटेम्प्ट मीन कोशिश है, टू मेक द ज्योटिक डाइवर्सिटी ऑफ आवर सेंस एक्सपीरियंसेस कोरस्पॉन्ड टू लॉजिकल यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ थॉट्स। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो भी हम अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी घर पे जैसे हम काफ़ी बार बोला जाता है कि ट्यूसडे के दिन ये नहीं करना चाहिए, सैटरडे के दिन ये नहीं करना चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, और भी इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि बरगद के पेड़ को कभी भी नहीं काटना चाहिए, तो वो बात वो है जो हमें बताई गई है। तो साइंस क्या बोलती है कि उनके ऊपर लॉजिक लगाओ कि ऐसा क्यों होता है, वाई। अब हमें पता है कि बरगद के पेड़ को हमें इसलिए नहीं काटना चाहिए क्योंकि वो 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं, 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं, इस वजह से हमें उसको नहीं काटना चाहिए। तो आइंस्टीन ने भी यही डेफिनेशन दी है कि जो भी ज्योटिक डाइवर्सिटी है हमारी सेंस एक्सपीरियंस की, जो विदाउट लॉजिक है, उनके ऊपर लॉजिक अप्लाई करना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ये आइंस्टीन की डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं कि साइंस की, जैसे हमने 10th में ब्रांचेज पढ़ी थी, 3 ब्रांचेज थी साइंस की। साइंस के अंदर हमारे पास 3 ब्रांचेज होती है, बट उनको हम 2 वे से डिफाइन करते हैं। जैसे साइंस के अंदर एक तो होगी बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी हो गई फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर जो साइंस का पार्ट आता है वो आता है बायोलॉजी, मीन्स जिसके अंदर हम सभी लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिजिकल साइंस के अंदर हमारे पास 2 ब्रांचेज आती हैं, एक है फिजिक्स और दूसरी है केमिस्ट्री। ये दोनों की दोनों नॉन लिविंग्स के ऊपर भी अप्लाई होती है और लिविंग्स के ऊपर भी अप्लाई होती है। इनके अंदर हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं और हमारी जो स्ट्रीम है वो कौन सी है, फिजिक्स, मीन्स हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं फिजिक्स क्या होती है और कहाँ से लिया गया है ये वर्ड फिजिक्स। फिजिक्स वर्ड सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक में फिजिक्स को हम इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया फिजिक्स। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें, अब ये तो हो गया ग्रीक लैंग्वेज में फिजिक्स, और इसको हम वो पढ़ते क्या हैं ग्रीक लैंग्वेज में, फूसिस या फिर फूसिका, फूसिस या फिर फूसिका, फुसफुस मीन्स। और इसका नेचर मीनिंग क्या होता है, नेचुरल थिंग्स। तो ये हो गया ग्रीक लैंग्वेज में फिजिक्स की प्रोनाउंसिएशन। अब हम देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, हमारे लिए, हमारे इंडिया के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज कौन सी रही है, संस्कृत रही है, जो हमारे लास्ट एंसेस्टर्स भी पढ़ते थे, मीन्स जो हमारे पूर्वजों ने भी पढ़ी है वो है संस्कृत। अब संस्कृत के अंदर हम फिजिक्स को क्या बोलेंगे, भौतिकी। अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो बट फिर भी पता होना चाहिए कि फिजिक्स को हम हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। और भौतिकी का मीनिंग भी क्या होता है, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड या स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स। तो इन सभी लैंग्वेजेस को देखने के बाद हमें पता चलता है कि फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है, नेचर की स्टडी करना। तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होगी,
इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच है विच डील्स विद नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिना। मीन्स जो नेचर की स्टडी करती है, नेचर की स्टडी करना मीन्स जैसे रेनबो कैसे बनता है, इमेज कैसे बनती है मिरर्स के अंदर, कोई भी चीज़ है वो वाटर पर फ्लोट कैसे करती है, या फिर किसी भी चीज़ को पुल पुश करना इजी होता है, या फिर हम बनाना के ऊपर पाँव रखते ही फिसल क्यों जाते हैं, इन सभी नेचुरल फिनोमिनाज की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो है साइंस ऑफ बेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट, साइंस ऑफ बेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट, साइंस ऑफ बेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए जो साइंस सबसे बेस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स। मीन्स जिसके अंदर एरर्स होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। तो ये हो गया फिजिक्स की इंट्रोडक्शन। अब हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह होंगे वो पढ़ते हैं। तो ये 2 बेसिक प्रिंसिपल हैं फिजिक्स के, यूनिफिकेशन एंड द रिडक्शनिज्म या फिर रिडक्शन। अब सबसे पहला प्रिंसिपल देखते हैं, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनाज को या तो सिर्फ एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दे या फिर जितना हो सके उतना कम लॉ से एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा था न्यूटन के केस में, कि जो न्यूटन के केस में क्या होता है कि वो पढ़ रहा होता है ट्री के नीचे बैठ के और उसके ऊपर एप्पल फॉल हो जाता है। तो उसने एक तो उस एप्पल के एप्पल के फॉल होने का फिनोमेना एक्सप्लेन किया था, और दूसरा उसने ये एक्सप्लेन किया कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड में रोटेट करता है। तो उसने इन दोनों के दोनों लॉज को किसके थ्रू एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। तो उसने लॉ ऑफ मोशन, एक ही लॉ है सिर्फ, ये एक ही लॉ का मतलब ये नहीं कि लॉ ऑफ मोशन सिर्फ एक लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे 3 लॉज होते हैं। बट यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि न्यूटन ने एक लॉ बना दिया कि वही लॉ तो इस चीज़ के ऊपर होता है कि हम किसी भी एप्पल को ऊपर की तरफ फॉल करते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, बट वहीं एक रॉकेट को जब हम ऊपर की तरफ फायर करते हैं वो नीचे आने की बजाय ऊपर ही जाता है। वो भी किसके थ्रू एक्सप्लेन होता है, न्यूटन्स लॉ की वजह से। तो ये होता है यूनिफिकेशन। मीन्स बहुत सारे फिनोमिनाज को, बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए जब हम कोई भी एक सिंगल लॉ अप्लाई कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन कर दिया। मीन्स हमने उसको यूनिफाई कर दिया है। तो यूनिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी, यूनिफिकेशन की डेफिनेशन होगी कि एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस नेचुरल फिनोमिना बाय वेरी फ्यू और से सिंगल लॉ, बहुत सारे फिनोमिनाज को या तो बहुत कम लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करें या फिर बिल्कुल एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दो, उसको बोलेंगे हम यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन में जो यूनि वर्ड है उससे समझ आना कि यूनिक लॉ अप्लाई करना। तो सेकंड है इसके अंदर रिडक्शन। तो रिडक्शनिज्म को समझने के लिए, रिडक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सभी ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, 3 इडियट मूवी। उसमें क्या होता है कि जब वो आमिर खान क्लास के अंदर बैठा होता है और उसका टीचर उसको बोलता है कि क्लास से बाहर चला जा, तो उसके टीचर के कहने पर जब वो क्लास से बाहर जाता है और आधे रास्ते से वो बीच में लौट के आ जाता है, तो उसका टीचर पूछता है कि क्यों आ गए वापस। तो उसने इतनी सारी एक्सप्लेनेशन कर दी कि बुक्स के लिए उसने काफ़ी सारे एक पैराग्राफ बोल दिया। उसके बाद में जब उसका टीचर बोलता है कि अरे कहना क्या चाहते हो, तो उसने कहा था कि सर बुक्स। उसने एक सिंपल सा वर्ड कर दिया फिर उस कंप्लीट पैराग्राफ के लिए कि सर बुक्स। तो इस रिडक्शनिज्म का मीनिंग भी यही होता है कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बहुत इजी से चीज़ में एक्सप्लेन कर देना। मीन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ही रिडक्शनिज्म कहलाता है। और इसको हम फिजिक्स का हार्ट भी बोलते हैं। फिजिक्स का हार्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि रिडक्शनिज्म मीन्स सिंपल बना देना, और फिजिक्स में भी हम क्या चाहते हैं कि सारी चीज़ें या सारे फिनोमिनाज को हम बहुत सिंपल वे से सबको बता पाएँ, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि रिडक्शनिज्म इज़ एट द हार्ट ऑफ फिजिक्स। अब रिडक्शनिज्म की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि इट इज़ एन एफर्ट
टू रिड्यूस ए वेरी कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम इनटू वेरी सिंपल फॉर्म। किसी भी बिग प्रॉब्लम को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है, रिडक्शनिज्म। और याद रखना है, रिडक्शनिज्म इज एट द हार्ट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का हार्ट माना जाता है इसको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स का स्कोप कहाँ कहाँ पर है, मीन्स फिजिक्स कहाँ कहाँ पर यूज होती है। अब बहुत सारी ब्रांचेज आएगी, जैसे नेचर के अंदर क्या क्या हो रहा है, कुछ फिनोमिनाज है जो लाइट के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिसमें लाइट से रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे कि मिरर के अंदर इमेज बनना होता है, सोप बबल के अंदर बहुत सारे मल्टी कलर्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, रेनबो हो गए। इस तरह जो लाइट के ऊपर बेस्ड फिनोमिनाज है उनकी स्टडी करने के लिए एक अलग ब्रांच होती है ऑप्टिक्स। इसी तरह जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करना होता है, जैसे कि फ़ैन मूव करता है उसके अंदर मोटर लगी होती है, तो उस मोटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो इन सभी फिनोमिनाज के लिए एक अलग अलग ब्रांचेस बनाए हुए फिजिक्स की, उनको ही हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स का स्कोप। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। हमारे इंटरेस्ट की सिर्फ दो ही डोमेन होती है स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर, जिसमें से एक है माइक्रोस्कोपिक। यहाँ पे जो ये वर्ड है माइक्रो, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स जिसके जो डायमेंशन होंगे 10⁻⁻14 मीटर होंगे। अब इसको समझने के लिए देखो, 1 मीटर का हमें पता है कि हम दोनों हैंड्स को स्प्रेड करके 1 मीटर बनता है। अब 1 मीटर किसके इक्वल हो गया, 100 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि जो स्केल, जो मेजरमेंट के लिए हम स्केल यूज़ करते हैं वो लगभग इतनी ही लेंथ का होता है जितना ये मार्कर है, और इसकी लेंथ कितनी है, लगभग 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हो गया, तो 100 से भी कम हो गया 15 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर हो गया इतना। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 1/10⁻²। अब 1/10⁻, इतना छोटा है, तो 1/10⁻14 कितना छोटा होगा। तो माइक्रोस्कोपिक ब्रांच क्या करती है, उस सारे के सारे फिनोमिनाज या उन सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है जिनका डायमेंशन बहुत ही स्मॉल होता है, मीन जिनका डायमेंशन 10⁻⁻14 मीटर तक का होता है। अब वो ब्रांचेस कौन सी होगी, जैसे कि हम एटम की स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, तो एटम की स्टडी करने के लिए आती है एटॉमिक फिजिक्स, और मॉलिक्यूल की स्टडी करने के लिए आती है मॉलिक्यूलर फिजिक्स। और पार्टिकल्स, अब इनको हम पार्टिकल फिजिक्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमने पढ़ा एटॉमिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है। अब उनसे भी छोटे पार्टिकल की स्टडी करने के लिए हम पार्टिकल फिजिक्स लेते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। और इन तीनों फिजिक्स को मिलाकर हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम इन तीनों फिजिक्स की स्टडी करते हैं। तो ये होती है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, जब हम बहुत ही स्मॉल डायमेंशन की चीज़ों को स्टडी करते हैं। और इनको स्टडी करने के लिए फिजिक्स के अंदर जो ब्रांच होती है उसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के थ्रू हम इन माइक्रोस्कोपिक लेवल की फिजिक्स को समझते हैं। तो याद रखना है कि माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के लेवल की चीज़ों को समझने के लिए, मीन्स बहुत स्मॉल चीज़ों को समझने के लिए हम क्वांटम फिजिक्स की स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर हम टेरेस्ट्रियल या फिर बोलो एस्ट्रोनॉमिकल लेवल की पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि सन हो गया, अर्थ हो गया, जैसे अभी मंगलयान, चंद्रयान वगैरह ये अभियान चले हुए थे, तो इनके ऊपर जो सैटेलाइट्स वगैरह भेजा गया था वो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर आता है। तो जो भी मैक्रोस्कोपिक लेवल की फिनोमिनाज को स्टडी करना, उसके लिए हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को स्टडी करते हैं, और इसके लिए हम क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के लॉ अप्लाई करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के लॉ अप्लाई करेंगे। जैसे इसके अंदर कौन से आएंगे, इसके अंदर आते हैं, अब मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को स्टडी करने के लिए हम देखते हैं ऑप्टिक्स में मैंने बताया था, जैसे रेनबो फॉर्मेशन हो गया, सोप बबल की कलरिंग हो गई, इस तरह के बहुत सारे फिनोमिना कि मिरर के अंदर इमेजेस कैसे बनती है, वो ऑप्टिक्स के अंदर आता है।
डायनेमिक। थर्मोडायनेमिक्स में क्या आता है कि जैसे किसी भी फ्लास्क के अंदर अगर टी रखी होती तो वो ठंडी क्यों नहीं होती है, तो इस टाइप के फिनोमिना जिसमें हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, वो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे। कि रेफ्रिजरेटर सबसे मेन एग्जांपल होता है कि रेफ्रिजरेटर जो घर में फ्रिज होता है उसकी वर्किंग क्या होती है, किस तरह से वो वर्क करता है, वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो लाइट के ऊपर बेस्ड सभी फिनोमिनाज ऑप्टिक्स में आते हैं। अब इसके अलावा जैसे फ़ैन के अंदर मोटर लगी होती है, कूलर के अंदर मोटर लगी होती है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो इस तरह से हर एक चीज़ के लिए एक फिजिक्स के अंदर एक अलग ब्रांच है। तो यहाँ पे फिजिक्स में हम दो तरह की फिजिक्स की स्टडी करते हैं, एक तो है क्लासिकल फिजिक्स और एक हमने देखी थी क्वांटम फिजिक्स। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल की सारे फिनोमिनाज को स्टडी करने के लिए हम क्लासिकल फिजिक्स के लॉज को स्टडी करते हैं। मीन्स क्लासिकल फिजिक्स के लॉ को अप्लाई करके हम मैक्रोस्कोपिक फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब एक और ब्रांच आई है फिजिक्स की, मेजोस्कोपिक फिजिक्स। मेजोस्कोपिक फिजिक्स है वो एक इमर्जिंग फील्ड है। इमर्जिंग फील्ड का मतलब ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट जो साइंटिस्ट उनके लिए एक बहुत ही मॉडर्न सा कॉन्सेप्ट है इस फील्ड के ऊपर काम करना। तो साइंटिस्ट के लिए सबसे मेन अट्रैक्टिंग फील्ड है अभी मेजोस्कोपिक फिजिक्स। आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा कि टेक्नोलॉजी के अंदर फिजिक्स कहाँ पर यूज़ होती है, टेक्नोलॉजी में फिजिक्स कहाँ पर यूज हो रही है। तो हम जितनी भी चारों तरफ चीज़ें देख रहे हैं जो हमारी लग्जरी के लिए ज़रूरी है, वो सभी की सभी किस वजह से, फिजिक्स की वजह से है। चाहे हम रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल ले, या फिर हम एसी का एग्जाम्पल ले, मोबाइल का एग्जाम्पल ले, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल ले, मोटर का एग्जाम्पल ले, वो सभी की सभी किस वजह से हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से। मीन्स वो सभी टेक्नोलॉजी जो हमारी लाइफ को ईजियर बनाती है उनमें हर जगह फिजिक्स अप्लाई होती है। जैसे पहले क्या होता था कि अगर हमें अपनी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो उसके लिए हम लिखेंगे उस संदेश को और फिर उसको एक संदेश वाहक को देंगे। जैसे कि काफ़ी बार हमने सीरियल्स में देखा है कि एक घुड़सवार जाता है, घोड़े के ऊपर बहुत जल्दी जल्दी जाता है वो, और फिर संदेश को लेकर जाता है। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है कि हम एक नंबर डायल करते हैं और वो तभी जो भी मैसेज हमें देना होता है तो हम उस मैसेज को कन्वे कर देते हैं। तो मीन्स मोबाइल आ गया, तो वो भी किस वजह से है, फिजिक्स टेक्नोलॉजी की वजह से। तो वो सारी टेक्नोलॉजी जो हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाती है उनको हम क्या बोलेंगे कि उनके अंदर फिजिक्स यूज हो रही है। अब कुछ डिस्कवरीज देखते हैं। इनमें से कुछ डिस्कवरीज है टेलीफोन की डिस्कवरी किसने की, ग्राहम बेल। जो अमेरिका का साइंटिस्ट था ग्राहम बेल, उसने क्या की थी, टेलीफोन की डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रिक बल्ब का तो सभी को पता है, एडिशन। एक्सरे की डिस्कवरी की रोंटजन, जो जर्मनी का रोंटजन साइंटिस्ट था उसने एक्सरे की डिस्कवरी की। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th में एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थॉमसन ने 1897 के अंदर, प्रोटॉन की डिस्कवरी की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। अब इनके अलावा दो डिस्कवरीज और है जो इम्पॉर्टेंट है और याद रखनी है। ये 6 की 6 डिस्कवरीज याद होनी चाहिए। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है इनको रट्टा मारना, बट वो 3 इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाकी नॉलेज के लिए। जैसे नेक्स्ट है वायरलेस टेलीग्राफी। वायरलेस टेलीग्राफी को किसने बनाया था, मार्कोनी ने। तो याद रखने के लिए याद रख सकते हो, कोई भी ट्रिक बना सकते हो। वायरलेस मीन्स कोई भी पर्सन है वो वायर खरीदने गया, वो कम वायर लेके आया, तो मार्कोनी, उसको मार कोहनी, कोहनी का मतलब एल्बो, उसको कोहनी मारो, वो कम वायर लेके आया। तो वायरलेस टेलीग्राफी मीन्स मार्कोनी। उसके बाद है एरोप्लेन को किसने डिस्कवर किया था, मीन्स किसने बनाया था, इन्वेंट किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स कौन से होंगे, विल्बर और वाइल राइट ने। अब जैसे कि अगर एरोप्लेन बनाने से पहले कोई ये बोलता है कि मैं इंसानों को हवा में उड़ा सकता हूँ, तो क्या बोलते थे कि कितना झूठा है, कितना फेंक रहा है, कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान को ही हवा में उड़ा दे। तो एरोप्लेन किसने बनाया, राइट ब्रदर्स ने। उन्होंने 2 भाई थे, इन्होंने विल्बर ने ओरवल को कहा कि हम इंसानों को आसमान में उड़ाएंगे, तो इसके भाई ने कहा कि राइट ब्रदर्स हम ऐसा करके दिखाएंगे। तो राइट से याद रख लेना, राइट ब्रदर्स, विल्बर और ओरवाइल।
तो ये था हमारी इंट्रोडक्शन। इसकी इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर और बनेगा। कल हम फोर्सेस के बारे में, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में और कुछ कंजर्वेशन लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो, कमेंट में मैसेज कर देना।